नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जिन्होंने बटोरी है आज सुर्खियां और जिनके बारे में जानने समझने को लेकर आपके मन में उत्सुकता है और इन खबरों को हमारे संवाददाताओं ने फॉलो किया है। तो उनके साथ हम बात करेंगे, इन खबरों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि इन खबरों के पीछे क्या कुछ है। चर्चा करेंगे परीक्षा पे चर्चा की। प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम छठा संस्करण रहा, किन मायनों में खास रहा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के सीईसी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें क्या कुछ खास रहा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम से। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले छात्रों के द्वारा बनाए गए कई विज्ञान के मॉडल और उनकी रुचि के मुताबिक अलग अलग कला को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने बच्चों से इस दौरान प्रदर्शनी की जानकारी भी ली। इसमें पेंटिंग, पर्यावरण और विज्ञान के कई पहलुओं को लेकर छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने विचार साझा किए। और परीक्षा के को लेकर बच्चों के मन में जो तनाव रहता है उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने सलाह दी बच्चों को कि वे सभी अपने सामर्थ्य को पहचानें और तनाव को हावी ना होने दें। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सचते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। और आजकल बढ़ते गैजेट्स के उपयोग पर बच्चों सहित अभिभावकों और देश के सभी क्रिएटिव लोगों को सुझाव दिया कि जीवन में तकनीक को हावी ना होने दें। हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन, शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। और सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत ही होती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा दी कि वे किसी भी तरह की नकल से बचें। नकल से एक परीक्षा पास की जा सकती है, जीवन की परीक्षा कतई नहीं। परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती है, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है।
और इसलिए समाज एज सच ये हम सबको सोचना होगा। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। काद एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया, तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अभिभावकों का बच्चों से अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वे समाज में दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है। My question to you, sir, is how do I deal with my family disappointment if my results are not good? मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना वो मैं पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। और विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा पर और ज्यादा बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे संवाददाता निशांत सौरभ। निशांत ने इस पूरी परीक्षा पर चर्चा को कवर किया है, इसके पहले के जो संस्करण रहे उसको भी कवर किया है। निशांत, पहले के संस्करणों में और इस बार में क्या अंतर आप पाते हैं कि किस तरह से विशेष रही इस बार परीक्षा पे चर्चा? जी निखिल, देखिए जैसा कि आप परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया गया, तो इस बार शुरू से ही बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला इस कार्यक्रम को लेकर। और पहले बार सभी संस्करण के मुकाबले इस बार जो पंजीकरण के कार्यक्रम के लिए वो काफी रिकॉर्ड संख्या में, मतलब पिछली बार 15 लाख से 15 लाख के आसपास बच्चों ने। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही हम तक। एक बार कोशिश करें कि जो नेटवर्क का एरिया है वहां पर आप आ जाएं, उसके बाद दोबारा अपनी बात कहें। निशांत जी, शायद आप मेरी बात को सुन पा रहे होंगे निखिल। जी जी जी, बताइए।
जी देखिए, ये जो कार्यक्रम जो छठा संस्करण था परीक्षा पे चर्चा का, उसको लेकर छात्रों में शुरू से ही काफी उत्साह देखने को मिला और यही वजह है कि इस बार करीब 39 लाख के आसपास बच्चों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि पहले जो इससे पिछला संस्करण हुआ था उसमें केवल 15.5 लाख बच्चों ने ही पंजीकरण कराया था। मतलब 2-2.5 गुना से भी अधिक बच्चों ने इस बार पंजीकरण कराया। तो यही दर्शाता है कि इस बार कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह था बच्चों में। और इस बार जो तालकटोरा स्टेडियम में जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें करीब 2,500 बच्चे आए थे, जिसमें से काफी बच्चे इस बार दिल्ली के बाहर के भी थे, जो राज्य के अलग अलग विभिन्न राज्यों के परीक्षा बोर्ड के स्टूडेंट थे और ग्रामीण परिवेश के भी छात्र थे, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल दिल्ली के छात्र ही इसमें शामिल होते थे। तो इस बार इसको राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम बनाने के मकसद से देश भर के छात्रों को इसमें बुलाया गया था और करीब 150 देशों से भी अधिक छात्रों ने इस बार के कार्यक्रम में रुचि दिखाई, उन्होंने पंजीकरण कराया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के बाहर भी ये कार्यक्रम कितना पॉपुलर, लोकप्रिय होता जा रहा है। तो इस बार तमाम जो प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए जो गुरु मंत्र दिए, वो गुरु मंत्र जैसा कि हमने भी सुना, अभी प्रधानमंत्री की अलग अलग बाइट हम सुन रहे थे, तो किस तरह उन्होंने प्रेरणादायी बातें कही बच्चों से। तो ये जो बातें हैं प्रधानमंत्री की, बच्चों का रिएक्शन थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, बच्चों का क्या रिएक्शन रहा? जी, बच्चों में निश्चित तौर पर जो बच्चे जो यहाँ पर आए थे वो प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर काफी खुश हुए और जिस तरह से उन्होंने अच्छे टाइम मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने जो बातें कही और जो अभिभावकों से बातें कही कि वो सोशल स्टेटस की वजह से, उसके सोशल स्टेटस के प्रेशर की वजह से बच्चों पे अनावश्यक दबाव ना बनाएं, जो गैजेट्स हैं गैजेट से दूरी रखें और गैजेट्स का गुलाम नहीं बनना चाहिए बच्चों को, और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो अपनी जरूरत या आवश्यकता के हिसाब से ही करे। और एक सबसे बड़ी बात, जो परीक्षा है वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, मतलब परीक्षा को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए। तो ये सारी जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, तो छात्रों का ये मानना था कि ये न केवल उन्हें जो आगामी परीक्षाओं के तनाव को कम करने में मददगार साबित होगा, बल्कि जो आने वाले समय में जो जीवन की जो अन्य चुनौतियां हैं भविष्य में, उनसे भी बेहतर तरीके से निपटने में ये मददगार साबित होगा। तो निश्चित तौर पर जब भी प्रधानमंत्री एक गार्जियन के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर छात्रों से संवाद करते हैं, तो काफी मोटिवेशनल होता है और बच्चे उससे काफी इंस्पिरेशन लेते हैं। जी, निश्चित तौर पर मोटिवेशनल होता है और बच्चे उससे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। ये छठा संस्करण रहा। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक किन मायनों में रही खास। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी देंगे सीईसी के बारे में? देखिए निखिल, ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, उसमें कई सदस्य हमें कह सकते हैं कि अब इस बैठक के खत्म होने के बाद बीजेपी दफ्तर से जा चुके हैं। जो पहली जानकारी ये मिली है कि 3 राज्यों में को लेकर ये जो बैठक होनी थी, उसमें आज सिर्फ त्रिपुरा पर चर्चा हुई है।
त्रिपुरा जहां पर बीजेपी की सरकार है और वहां पर हम जानते हैं कि सबसे पहले मतदान होना है, तो ऐसे में त्रिपुरा को लेकर बहुत मंथन हुआ है। और त्रिपुरा में राज्य जो चुनाव समिति बीजेपी की थी उसने नाम की सिफारिश पहले ही की थी। आज त्रिपुरा बीजेपी के जो प्रभारी हैं और इसके साथ ही साथ जो त्रिपुरा के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और त्रिपुरा के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल हुए केंद्रीय चुनाव समिति के साथ। चूंकि जिस राज्य की बैठक होती है उस राज्य के नेताओं को भी उसमें बुलाया जाता है और उसमें जो संकेत मिले हैं कि सभी सीटों पर चर्चा हुई है और एक पूरा कर लिया गया है काम जो उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने का। तो अब त्रिपुरा को लेकर कोई दूसरी बैठक नहीं होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, यानी आप आज या कल तक हम देखेंगे कि त्रिपुरा को लेकर पहली सूची आ जाएगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा नामों पर अंतिम फैसला लिया गया है। तो वो आप नाम पहली सूची में देखेंगे। जो दो राज्य और हैं उनकी जो अगर बात करें वहां पर ये कहा जा रहा है कि या तो संभावित तौर पर बाद में बैठक होगी या फिर उसके लिए कोई बैठक की जरूरत अब नहीं होगी क्योंकि काफी मंथन हो चुका है और वहां पर सहयोगियों के साथ बीजेपी चुनाव में है। तो निश्चित तौर पर वो एक तरह से देखें कि सहयोगियों के साथ बातचीत होनी है, कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये सब भी एक तरह से तय हो चुका है। वो सब औपचारिक जानकारी बाद में दी जा सकती है। लेकिन जहां तक आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का सवाल है, त्रिपुरा को लेकर मंथन हुआ है। त्रिपुरा की जो सभी विधानसभा सीटें हैं उस पर यह कहा गया है कि केंद्रीय चुनाव समिति में सहमति बन चुकी है और संभवतः आज ही या फिर कल तक उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और पहली जो सूची होगी उसमें आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान त्रिपुरा विधानसभा के लिए बीजेपी की तरफ से होगा। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ निवर्तमान विधायकों को हो सकता है कि इस बार मौका ना दिया जाए और कुछ युवा चेहरे सामने आए। और इसके साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी है कि त्रिपुरा में बीजेपी में अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि एक बीजेपी में एक ज्वाइनिंग होने जा रही है, यानी एक त्रिपुरा से एक बड़ा नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। तो बीजेपी का कुनबा भी कह सकते हैं कि त्रिपुरा में लगातार बढ़ रहा है और पार्टी ने जमीनी स्तर पर वहां बहुत तैयारी भी की है। तो निश्चित तौर पर कौन उम्मीदवार होगा ये इसका खुलासा त्रिपुरा में विधानसभा सीट पर वो भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। जी, त्रिपुरा की अगर विशेष बात करें तो क्या क्राइटेरिया उम्मीदवारों के चयन में और क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से इस बार? देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी चाहती है कि उसकी जो सरकार है त्रिपुरा में मौजूदा उस सरकार मतलब बीजेपी की सरकार की वापसी हो। इसलिए उम्मीदवारों के चयन में उम्मीदवारों की लोकप्रियता का ध्यान रखा गया है। जो निवर्तमान विधायक हैं उनकी चुनाव जीतने की कितनी क्षमता है, क्या उनका स्थानीय स्तर पर ज्यादा विरोध तो नहीं है, ये सब भी कारक देखे गए। इसके साथ ही साथ अगर किसी सीट पर ज्यादा बेहतर उम्मीदवार, ज्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार दावेदारी कर रहा है तो उसे भी मौका दिया जा सकता है। और कोशिश ये है कि संगठन में काम कर रहे जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको चुनावी राजनीति में उतरने का मौका दिया जाए। जो नई पौध बीजेपी तैयार कर रही है राज्य दर राज्य, उसको आगे बढ़ाया जाए तो हम वो पहली सूची में देख सकते हैं। जी जी, मेघालय और नागालैंड उसको लेकर के क्या विशेष तैयारी, क्या योजना? देखिए, आज की बैठक में मेघालय और नागालैंड पर चर्चा नहीं हुई है। इस बात की जानकारी दी गई है सूत्रों के हवाले से। थोड़ी देर में ये और स्पष्टता आएगी कि उसको लेकर कब बैठक होगी, जो उनके जो नामों पर मंथन हुआ है, क्या बात हुई है सहयोगियों के साथ, क्योंकि सहयोगी दलों के साथ चर्चा भी पूरी होनी है। और संभवतः ये बात जो सूत्रों के हवाले से मिली है कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत हो गई है। तो ऐसे में क्या आगे अपडेट होगा वो थोड़ी देर में ही पता चल पाएगा। लेकिन आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से संकेत यही है कि सिर्फ त्रिपुरा को लेकर चर्चा हुई। जी, त्रिपुरा की जब आपने बात कही, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम, ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए? आप किस तरह से इसको देखते हैं? आप आम आदमी पार्टी भी अपनी पहुंच वहां तक ले जाना चाहती है, तो किस तरह से देखते हैं? क्या किसी नई रणनीति के साथ बीजेपी वहां पर नजर आएगी? देखिए, हम जानते हैं कि
आप देखें तो त्रिपुरा में कुछ समय पहले एक बदलाव हुआ था बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, और उसके बाद हमने देखा है कि लगातार बीजेपी मजबूती की ओर प्रयास करती रही कि जमीनी स्तर पर आधार और आगे बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर ये फैक्टर दिमाग में होगा कि सामने वामपंथी दल है, तृणमूल कांग्रेस अपनी जड़ें जमाने की कोशिश त्रिपुरा में कर रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की जो कोशिश है वो पार्टी के आधार को मजबूत करने की है, और एक फार्मूला बीजेपी ने हर चुनाव में चुनाव जीतने का दिया है, खासतौर पर गुजरात चुनाव के बाद, कि 50% से ज्यादा और उससे मिले। तो निश्चित तौर पर अगर ये बीजेपी उसमें सफल होती है तो सामने कोई भी हो वो उतना मायने नहीं रखता है। पार्टी को लगता है कि चुनावी जीत का सिलसिला जारी रहेगा त्रिपुरा। क्या चुनाव का एजेंडा होगा त्रिपुरा में? क्या विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? पिछले 5 वर्षों में जो काम किए उनके नाम पर चुनाव लड़ेंगे? किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर विकास का एजेंडा सबसे सामने होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो देश भर में काम हो रहे हैं त्रिपुरा सरकार में, और आप हमारे पीछे देखें ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर लोग आ गए हैं। जी, जी, हम जानते हैं कि जो बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली थी, जो हमने बताया था थोड़ी देर पहले। जी, चलिए इसी के साथ में इसको लाइव रखेंगे और इस ज्वाइनिंग को देखते हैं। एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो है जिसको कहते हैं, जैसे शैलेंद्र मिश्रा ने हमारे संवाददाता ने बताया कि बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, वो त्रिपुरा से जुड़े होंगे, ये देखने की बात है। तो आपको सीधे वहीं ले चलेंगे एक बार दोबारा बीजेपी के मुख्यालय में और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से दिग्गज नेता हैं जो आज बीजेपी का दामन थामेंगे, किस पार्टी से हैं, क्या कुछ है। थोड़ी देर में ये जो रहस्य है वो खुल सकेगा। तो निश्चित तौर पर ये त्रिपुरा पर जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एक बड़ा फोकस जो है वो बीजेपी का है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। बाकी दोनों राज्य जो है, चाहे मेघालय की बात हो या अरुणाचल प्रदेश की बात हो, माफ कीजिएगा नागालैंड की बात हो, तो वो इन दोनों जगहों पर लगातार इस बात की कोशिश करेंगे कि जो दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनके साथ में जो सरकार है वो दोबारा रिपीट करें। लेकिन त्रिपुरा के लिए निश्चित तौर पर एक नई रणनीति के साथ, नए जोशो खरोश के साथ में बीजेपी उतर रही है और इस बात की कोशिश कर रही है कि उसको दोबारा वहां पर मैंडेट मिले। 2018 में जब बीजेपी ने चुनाव जीता था त्रिपुरा में, तो विप्लव देव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उसके बाद मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया, वहां पर मुख्यमंत्री चेंज किया गया। तो क्या कुछ है इस पूरी रणनीति के पीछे? आइए आपको लाइव लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, और आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है। सीपीएम के विधायक मबोसर अली जी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही टीएमसी के पूर्व विधायक सुबोल भौमिक जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोगों के मध्य त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी हम लोगों के बीच में मध्य में हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी हम लोगों के मध्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोऑर्डिनेटर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी हम लोगों के मध्य हैं। त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और संबित पात्रा जी और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आगंतुक जो नवागंतुक है उनको पार्टी में स्वागत करें बुके के माध्यम से, और उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची भी दें। थोड़ा बीच में आ जाइए। हाँ भाई मबोसर अली जी हैं, विधायक हैं, सीपीएम के एमएलए हैं। साथ ही सुबोल भौमिक जी से भी मेरा आग्रह है कि वह भी आए और मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करें।
सुबोल भौमिक हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर संबित पात्रा जी से मेरा आग्रह है इस अवसर पर जो दोनों हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए हैं उनका स्वागत करें। अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर मौजूद हमारे त्रिपुरा के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी, मंच पर ही मौजूद त्रिपुरा के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय राजीव भट्टाचार्य दा, डॉक्टर महेश शर्मा प्रभारी त्रिपुरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, अनिल बलूनी जी राज्यसभा सांसद व मीडिया कोऑर्डिनेटर भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, मुबस्सर अली जी जो अभी चंद मिनटों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मुबस्सर अली जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, कर्मठ नौजवान हैं और एक सिटिंग विधायक, एक सिटिंग एमएलए हैं। वो सीपीएम से हैं, सीपीआईएम पार्टी से हैं और कैलाश शहर नामक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वर्तमान में विधायक है। और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुखी कार्य जो त्रिपुरा में हो रहा है उसको देखते हुए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को ग्रहण किया है। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय सुबोल भौमिक जी भी हैं। सुबोल भौमिक जी भी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रतिष्ठित वकील हैं, त्रिपुरा के एडवोकेट हैं और पूर्व में कांग्रेस से ये विधायक भी रह चुके हैं सुनामारा विधानसभा सीट से त्रिपुरा में। उसके पश्चात तृणमूल कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट रहे और आज भारतीय जनता पार्टी में सुबोल भौमिक सम्मिलित हो रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम दोनों ही सदस्यों का स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुबस्सर अली। तो अब देख रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर त्रिपुरा के दो नेता माकपा के मुबस्सर अली जो कि सीपीएम के विधायक हैं वो, और साथ ही साथ सुबोल भौमिक जो कि टीएमसी के पूर्व विधायक रहे, कांग्रेस से टीएमसी में आए, टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। दो बड़े नेता इस वक्त बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।